कल हम लोगों ने बात किए थे 11 सूत्री मांग के बारे में, तो आज 11 सूत्री मांग के बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं। जिन राजनीतिक बंदियों को विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा का आदेश दिया गया। गांधी जी की मांग थी विदेशी कपड़े तथा शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। गांधी इरविन समझौता को 26 से लेकर 29 मार्च 1931 ईस्वी तक चलने वाले कराची कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदन कर दिया गया। तो ये सब मांग 11 सूत्री में रखा गया था। 11 सूत्री में देखिए, इसी कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा हो गई। गांधी जी को ये बात पता नहीं था कि उनके ऊपर हिंसा का आरोप लगाया हुआ है। ये जो सज़ा हुई थी कि राजनीतिक क्रांतिकारी में नहीं हुई थी, इनको हुई थी लाहौर षड्यंत्र में। इसके तहत सज़ा दे दिया गया। उसके बाद गांधी जी चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और जब तक इधर सज़ा हो गई, इन लोगों को फांसी हो गई। तो इस तरह से एक विवाद होता है, विरोधाभास होता है कि गांधी जी चाहते तो बचा लेते। ये गांधी जी की इसमें क्या भूमिका है, इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि इन्होंने 11 सूत्री मांग में रखा था कि राजनीतिक जो कैदियाँ थे उन्हें छोड़ दिया जाए, परंतु भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को राजनीतिक के रूप में बंदी नहीं बनाया गया था, इसीलिए उन्हें नहीं छोड़ा गया। अब दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या क्या हुई, जो आप लोग विचार कर सकते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित हेतु अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग के लिए गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। वहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने बोले थे कि मुझे अलग निर्वाचन मंडल दिया जाए, इसका सुविधा दिया जाए, जैसे मुस्लिम लीग को मिला है। तो उसे क्या किए थे कि गांधी जी अस्वीकार करते, गांधी जी नहीं माने थे। गांधी जी कहे थे कि नहीं होगा ऐसा। सांप्रदायिक प्रचंड एवं पूना समझौता, इस कहानी कहते हैं, 1932 ईस्वी में हुआ था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पाचांड जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक प्रचंड कहा जाता था। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनल मतलब क्या, कम्युनिटी के अवार्ड दिया जा रहा था। इस प्रचंड में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। देखिए, कह रहा है कि ये जो कम्युनल अवार्ड था, ये मैकडोनाल्ड दे रहा था, उसमें मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इसको दलितों लोगों के लिए भी एक अलग निर्वाचन की बात कर दिया गया था। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को दलित वर्ग को अलग निर्वाचित मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखिए, अब इनको पता चला गांधी जी को कि यहाँ पे जो कम्युनल अवार्ड मिला है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अब तो मुस्लिम बट गया, अब दलित भी हमसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता था दलित अलग हो जाएगा हिंदू से, तो फिर हिंदू का अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसमें उस समय, और आज़ादी की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक पूना समझौता होता है, इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार दलित के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया कि ठीक है, दलित के अलग निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर देते हैं, नहीं करते हैं इसमें। अब देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 ईस्वी में होता है। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चलता है ये। ठीक, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में का बहिष्कार कर दिया, कहा नहीं, तुम बदमाशी करते हो, तुम्हारे सम्मेलन में जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से बोला जाए तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्व रहा नहीं। गोलमेज सम्मेलन क्या था कि एक गोल मेज था, राउंड टेबल मीटिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन समाप्त कर लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूत के प्रतिनिधि, अछूत मतलब दलित के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था पिछड़ा इसका मुस्लिम के प्रतिनिधि के रूप में। अब देखिए, इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या घटना हो गई है इसके बाद। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था कि कांग्रेस ने इस युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र की घोषणा करने की शर्त रखी थी। कही थी कि समर्थन तो करेंगे तुमको, लेकिन भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। किससे? अंग्रेजों से। द्वितीय विश्व युद्ध 2 दिसंबर 1945 को समाप्त हो गया। त्रिपुरी संकट, देखिए एक बहुत बड़ा संकट आई थी, त्रिपुरी संकट, समझ लेते हैं इसको।
1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हरिपुरा में बना दिया गया। अब देखिए क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगा, अध्यक्ष बनाया गया। अगस्त 1939 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया और 3 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को अयोग्य घोषित कर दिया। देखिए कैसे कर दिया घोषित। पट्टाभी सितार मैया आगे होगी तो विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं। नहीं, पट्टाभी सितार मैया ये गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे उनको बनाना था इसमें अध्यक्ष, त्रिपुरी में 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। इसमें गांधी जी एक वाक्य बोलते हैं कि ये पट्टाभी सितार मैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। इससे विक्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद उसी समय बोले कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी, मतलब कि कांग्रेस के अंदर ही देश के बालू से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा, इस तरह के बाद वाक्य बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, मतलब तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और कांग्रेस को त्याग दिए। देखिए कोई भी पार्टी बना है, कोई भी संस्था बना है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, आज़ादी। ये मिशन एक ही था, आज़ादी। अब पार्टी कुछ बने, अपने आपस में झगड़ा नहीं कर लेता था पार्टी, आज की पार्टियों के जैसा। चलिए निकल चलते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 ईस्वी में हो गया। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट करे और आश्वासन दे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देगी। ब्रिटिश शासन द्वारा ऐसा कोई आश्वासन न दिए जाने पर कांग्रेस की समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को प्रस्ताव पारित कर 8 प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया। देखिए कांग्रेस ने 8 प्रांत में मंत्रिमंडल स्थापित कर लिया था, बनाया था, तो उसने 8 से त्यागपत्र दे दिया, कहा कि हम नहीं रहेंगे। मतलब मान लीजिए कि जब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक विपक्ष का पार्टी चुनाव लड़ने से लड़ेगा ही नहीं, बोल दिया कि हम लड़ेंगे नहीं, तो इस तरह के लोकतंत्र खत्म हो जाएगी और उसमें जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि दोनों पार्टियों लड़े। तो इसमें यही हो गया था कि 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो अब एक पार्टी का जो बहुमत उसको कोई मतलब रहा नहीं, तो इससे त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। 1938 में पीरपुर रिपोर्ट में रिपोर्ट लाएंगे आरोप को दोहराया। देखिए पीरपुर एक जगह था भारत में, उसका एक रिपोर्ट आरोप को दोहराया और भारत के मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाने के सुझाव दिया था। ठीक है, भारत के मुसलमान जब कब मुक्ति दिवस मनाए तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ देता है। आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को किया था। देखिए कैप्टन मोहन सिंह है, बहुत बार पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया है। अब बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। अस्थायी सरकार था ये, ठीक है। अस्थायी सरकार के प्रचार विभाग S.A. अय्यर, वित्त विभाग S. चटर्जी एवं स्त्रियों की विभाग लक्ष्मी रानी झांसी, लक्ष्मी झांसी थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। देखिए यहाँ क्या होती है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी एक सरकार बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिंगापुर में, किसके लिए, भारत से लड़ाई करने के लिए, भारत में अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए। अस्थायी सरकार ने प्रचार विभाग के लिए प्रचार करेंगे किसको, S. N. अय्यर को सौंप दिया, वित्त विभाग के लिए S. चटर्जी को सौंप दिया, स्त्री विभाग के एक बनाया था लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंप दिया, कहा इस तरह के विभाग जो आप लोग संचालन करेंगे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में स्त्री के लिए झांसी रानी रेजिमेंट बनाया गया था। देखिए पुरुष के लिए तो अलग अलग रेजिमेंट थे, लेकिन स्त्री के लिए कौन सा रेजिमेंट, तो झांसी रानी के रेजिमेंट। पूछ देता है कि कौन सा रेजिमेंट, तो झांसी रानी रेजिमेंट। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को पारित किया गया। देखिए अब अगस्त प्रस्ताव पारित हो रहा है 8 अगस्त 1940 ईस्वी की ओर से वायसराय ने एक वाक्यत्व प्रस्तावित किया था जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य था कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, जो औपनिवेशिक है उसे स्वराज्य स्वतंत्र कर देना, ऐसा था। लेकिन
भारत का ये अगस्त प्रस्ताव में है, भारत का संविधान नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का व्यवस्था की जाएगी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्व भाग लेंगे। भारत के जो राष्ट्रीय जीवन के जो सभी प्रमुख है तत्व उनको भाग लेंगे, अधिकार दिया गया। उसके बाद फिर कहता है अंतरिम काल में सभी राजनीतिक दल को ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रमंडल में समानता का दर्जा दिलाए जाने के योगदान देंगे। देखिए कहा कि अंतरिम काल में जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था सभी को इसमें क्या देंगे, तो राष्ट्रमंडल में समानता का दर्जा देंगे। ब्रिटिश सरकार देश की शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे दल की सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर सकती जिसे राष्ट्रीय जीवन के बड़े बड़े और शक्तिशाली तत्व मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इसको ब्रिटिश सत्ता कर रहा है, ब्रिटिश तो स्वतंत्र करना चाहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकती है जिसको बड़े बड़े जो लोग हैं, राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जीवन है, जो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कांग्रेस को ऐसा भी नहीं था कि सब लोग मानते थे, बहुत लोग कांग्रेस को मानते नहीं थे। हाँ, बीच में देखे थे हम लोग कि 32 में पूना विवाद हो गया था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, फिर उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में विवाद हुआ था। तो लोगों को लग रहा था, ब्रिटिश लोगों को, कि ये तैयार अभी नहीं है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामले में सलाह देने के लिए युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, जिसमें देशी रियासतों और भारत के राष्ट्रीय जीवन में दूसरे के हितों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स प्रस्ताव देखिए आता है विश्व युद्ध के जापान, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि ने ब्रिटेन पर दबाव डाला। देखिए जब देखा क्रिप्स क्या होता है कि जब देखा जापान बहुत शक्तिशाली हो रही है तो उसमें लगने लगा था ब्रिटिश के साथ जो देश थे, कौन कौन देश थे, अमेरिका थे, चीन थे, ऑस्ट्रेलिया थे, ये सब जो ब्रिटिश के साथ वाले देश थे, उनको लगने लगा कि अरे तुम ऐसे जीत नहीं पाएंगे, भारत को सपोर्ट में लेना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिटिश को दाव डालने लगा कि अरे स्वतंत्र कर दो इसे। अब भारतीयों क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाह रहा था, स्वतंत्र तुम करोगे, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, ऐसा था। भारत की स्वतंत्रता की मांग को अब और टाला नहीं जा सकता है, ब्रिटिश को भी लगने लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उस समय विंस्टन चर्चिल थे, जो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टीफर्ड चेम्सफोर्ड को क्रिप्स को मार्च, देखिए जो युद्ध के मंत्रिमंडल सदस्य जो था उसको एक स्टीफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 ईस्वी में भारतीय नेताओं से बात करने के लिए भेजा। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देखिए क्रिप्स जैसे आया, कहा कि देखो क्या हुआ, जापान की ताकत बढ़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में हालत ख़राब था इन लोगों को, तो इन लोग में जो अमेरिका था और चीन था, ये लोग कहा कि देखो ऐसे होगा नहीं, तुम ब्रिटिश उसको स्वतंत्र कर दो, किसको, भारत को स्वतंत्र कर दो, और तुम भारत को स्वतंत्र कर दोगे तभी इन लोग शांत हो जाएंगे, ठीक है, और हम हमारे साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे तो हम पावरफुल होंगे कुछ। तो इसमें कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं लगा कि सही बात ये कह रहा है कि करना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था विंस्टन चर्चिल, उसने कहा क्रिप्स को, स्टुअर्ट क्रिप्स को, ये क्रिप्स इधर गया 1942 ईस्वी में बोला कि देखो जाओ तुम भारत जाओ और वहाँ के जो नेता लोग हैं उनको ये बात बताओ कि देखो ब्रिटेन आज़ाद कर देगा तुमको, और संविधान जैसे युद्ध खत्म होगा ना, अभी तो युद्ध में बिजी हैं हम लोग, तो युद्ध खत्म होगा तो तुम लोग को संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनेगा, तुम लोग आना। अब जैसे आया यहाँ बात आके कहा क्रिप्स बेचारा, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को कहा का स्वीकार, कहा ना अब नहीं मानेंगे, तुम्हारा कहना से कह रहे थे कि आज़ाद कर दे भैया, हाँ हमारी बतिया मानो, तो कहा कि नहीं मानेंगे, तो कहा अब नहीं मानेंगे। अब भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना को बल दिया गया, और इसके विरोध में कांग्रेस ने कहा कि अब हम मानेंगे नहीं। गांधी जी ने इस प्रस्ताव के बाद की तिथि का चेक, कहा गांधी जी बड़ा चालाक बनते हो, मैंने कि बाद के तिथि, बहुत बाद के तिथि के एगो चेक लाए हो, हमको दे दिए हो, कहे हो कि तुम जो बाद में तुमको देंगे, अभी तुम हमारे साथ चलो ना। गांधी जी समझते थे। चलो नेहरू जी कहें कि अच्छा डूबता हुआ बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक दे दिया है, मैंने कि जब बैंक बाद में ख़त्म हो जाएगा अब तुम कह रहे हो कि हमको मैंने कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तो नेहरू जी भी ये बात बोल दिए, इस सबका अंग्रेज बन के लगा बुरा। चलो फिर देखते हैं क्या होगा। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 11 अगस्त को देखा कि ना काम चलेगा, 11 अप्रैल के क्रिप्स कहा आज बब्बू आज, इस और न मानते, अब समझ गए हैं कि इन लोग के। और जैसे ही वो गया
तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अब हो गया क्रिप्स असफल हो जाने के कारण भारतीय वातावरण अशांत हो गया। भारतीय में वातावरण अशांत हो गया, अंग्रेज मान नहीं रहा, अंग्रेज बात करे लाया, हम लोग माने नहीं। और समस्त भारत को अंग्रेज विरोधी क्रांति की लहर जागृत हो गई। सब कहा कि अंग्रेज के भगाओ, अब कोई उपाय नहीं है। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में सब लोग बैठा, एक जगह जुटा, कहा कि चल रहे जुटो, तो वहाँ कहाँ, तो ग्वालियर टैंक के मैदान मुंबई में सब लोग बैठा। गांधी जी भी ओकरा में शामिल थे और कहा कि हम लोग अब कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। और इसमें देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, अध्यक्ष में अधिवेशन उनको अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, कहा कि करो और चाहे मरो, अब तो कोई उपाय नहीं है भैया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसे ही अगस्त क्रांति कहते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए BM खागड़े, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नंदीमान प्रिंटर आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो, कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आप देखो यहाँ पूछ देता है कि भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन करना कौन किया था, बहुत बार पूछा है। तो उषा मेहता का नाम तो पिछले बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब देखिए नादीमान है, राम मनोहर लोहिया जी थे, अब BS खाकड़े थे, ये सब जो थे ये क्या किए थे, तो ये गुप्त रेडियो चलाते थे। गुप्त रेडियो क्या था भाई, तो ये था कि बिना किसी को सूचना दिए, अब देखिए आज मान लीजिए पटना से इंफॉर्मेशन दिया गया है रेडियो पर, तो कल दिया जाएगा दिल्ली से, परसों दिया जाएगा चेन्नई से, चौथा दिन दिया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश से, और पाँचवा दिन दिया जाएगा आपको इलाहाबाद से। इस तरह से आपको, अब अंग्रेज पकड़ ही नहीं पा रहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि कल क्या कार्यक्रम होगा। बिना योजना के कैसे होगा, ऐसा देखिए डेली आपका एक योजना बनाइएगा, योजना पे ही काम कीजिएगा, तभी आपका सक्सेस सफल होगा, ठीक है। बलिया में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली बार समांतर सरकार की घोषणा होगी। देखो लो, ये बलिया उत्तर प्रदेश की एक बलिया नामक जगह है, ठीक है। बलिया में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे ने के नेतृत्व में एक समांतर सरकार की गठन हो जाती है। अब देखो समांतर सरकार पूछेंगे क्या है, तो समांतर सरकार क्या है कि आप तो चलाओ सरकार, अब चलाएंगे हम भी। एक सरकार इधर चल रहा है, एक सरकार इधर चल रहा है। एक सरकार जो है देश के सरकार है, अपना आदमी लोग है, और एगो जो अंग्रेज लोग है। अब अपना आदमी मान लीजिए कि कोई, अब ईंट के भट्ठा को उदाहरण लेते हैं, एक ईंट भट्ठा है, ठीक है, एक विदेश वाला आया है, मानी दूसरे लोग ईंट भट्ठा है, एगो अपना देश की ईंट भट्ठा है। अब हम किसके पास ईंट खरीदना है, तो हम किसके पास जाएंगे, अपने वाला के पास जाएंगे, काहे कि अपना लाभ होगा तो इसी का लाभ होगा ना। हमारा से मिलता जुलता विचार है, ये हमारा दुख दर्द सब समझेगा, विदेशी खाली पैसा कमाएगा। इसीलिए चित्तू पांडे स्थापना कर दिया, कौन सा, तो ये समांतर सरकार। और समांतर सरकार भी सेम काम करती थी, तो इसलिए समांतर सरकार चित्तू पांडे चला, और सबसे पहले किए थे, और बहुत दिन तक चला था, ये भी बात है, बहुत दिन तक चला था इनका। बंगाल के विधानपुर जिले में तमलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तमलुक जातीय सरकार की स्थापना हुआ। देखो जातीय सरकार, अब जातीय सरकार भी वही है, समांतर सरकार, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पटना नज़रबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में पकड़ के नज़रबंद कर दिया गया। कहा कि अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त में आंदोलन हुआ, क्रांति हुआ, उसमें राजेंद्र शामिल होगा। अब उस समय राजेंद्र जी को बड़ा बुखार लगल था, ये कह रहे हैं हम कोची किए जी, हमको क्या ले जा, कहा ना तुमको ले जाएंगे, कहेगा तुम हो सके अभी नहीं किया है, बाद में करेगा, समझे। तो राजेंद्र प्रसाद को इसमें बंद कर दिए पकड़ के, राजेंद्र जी को भी। जयप्रकाश जी है, मानव जी को हजारीबाग जनरल में, देखिए जयप्रकाश को एगो योगेंद्र, दो गो था, ठीक है, बता देते हैं। योगेंद्र जी थे, एगो जयप्रकाश, दोनों को हजारीबाग जेल में ले जाकर बंद कर दिया, कहा कि तुम बदमाशी कर सकता है। और गांधी जी की गिरफ्तारी कर सरोजनी नायडू के साथ आगा खाम, देखो गांधी जी को भी पकड़ा और सरोजनी नायडू भी पकड़ा, कहा कि तुम लोग भी कम अपैतने हो, आगा खा पहले में ले जाके रख दिया। जयप्रकाश नारायण बड़ी चालाक आदमी थे। दिवाली के दिन पटाखा वड़ाका छूट रहा था, दीपावली के दिन जब पटाखा वड़ाका छूट रहा था, तो उसी समय जयप्रकाश नारायण ने चुपके से जेल से भाग गया, साथ ही योगेंद्र भी भाग गया। ऐसा कि नहीं, योगेंद्र को पकड़ लिया गया जाके मुजफ्फरपुर में। योगेंद्र भागे लेकिन सही से नहीं भागे, जो जयप्रकाश भागे जो नेपाल चल गए,
और वहीं से युद्ध की लड़ाई शुरू करने लगे, समझे, छापामार युद्ध कर दिया था जयप्रकाश। गांधी जी को गिरफ्तारी कर सरोजिनी नायडू के साथ पकड़ के आगा खां में डाल दिया। श्री राजगोपालाचारी योजना आया एक, देखिए 1944 में आता है। और 1944 में सांप्रदायिक संप्रदाय को हल करने के लिए गांधी जी के समक्ष एक पेश किया गया। कहा संप्रदाय की समस्या कैसे हल होगा, तो कहा एक योजना हमारे पास है। कौन? राजगोपालाचारी कहे थे। मुस्लिम भारतीय स्वतंत्र की मांग को समर्थन करेगी और संक्रमण काल में कांग्रेस की अस्थायी सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग देगी। कहे थे कि मुस्लिम लोग जो है, संक्रमण काल क्या है, ये नाजुक स्थिति है ना, जैसे उधर युद्ध चल रहा है इधर, तो कहा था कि साथ देगी और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अस्थायी सरकार बनाने की प्रयास करेंगे। युद्ध के पश्चात भारत में मुसलमानों की बहुसंख्या वाले प्रदेश को सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक आयोग बनाया गया, समझे, नियुक्त किया गया। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। बेबिल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें 21 भारतीय नेता ने भाग लिया था। देखिए अब शिमला सम्मेलन क्या है समझ लेते हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग में के थे, शामिल हुआ। अब बीटो का अधिकार जो मुस्लिम लीग को शामिल सम्मेलन में मिला था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो इसे प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही स्वीकार दिया जाएगा। देखो कहा कि यदि जो इसमें 2/3 बहुमत मिलेगी तभी सब पास करेंगे, ना तो ना करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को जल विभाजन की संज्ञा दी थी। देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, शिमला सम्मेलन की असफल हो गया था, उसे कहा था कि ये क्या है, तो जल विभाजन की एक संज्ञा दिया था, कहा था कि जल विभाजन है। अब बेबेल योजना क्या है तो देख लेते हैं। बेबेल योजना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अक्टूबर 1945 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबेल वायसराय बने और वेबेल ने इस भारतीय संविधान के गतिरोध को देखते हुए एक योजना में था कि दूर करने तथा अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी, जिसे 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी को बेबेल योजना कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए थे। केंद्र में नई कार्यकारी का गठन किया जाएगा और इसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य शामिल होंगे। देखिए सैन्य प्रमुख नहीं होंगे शामिल, ऐसा नहीं कि सेना वाला रहेगा, बाकी सब समान। कार्यकारी में मुस्लिम सदस्य की संख्या हिंदुओं की बराबर थी। कार्यकारी जो थी ना उसमें मुस्लिम सदस्य हिंदू दोनों बराबर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएगी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए जितने भी नेता थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। अंग्रेज बोल रहा है, बेबेल बोल रहा है। यह सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 ईस्वी के मध्य शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी जी भाग नहीं लिया था, बहुत चालाक आदमी थे। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी सदस्य की नियुक्ति मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। वो चाहती थी कि मुस्लिम लीग स्वयं करे। अतः इस सम्मेलन में सभी दलों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया और किसी ठोस निर्णय पर वार्ता नहीं पहुंचा। 14 जुलाई 1946 ईस्वी को वायसराय ने सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। देखिए एक बैठक बुलाया था बेबेल शिमला में और कहा था कि ऐसा करो कि यहाँ पे आओ, सब बैठो और विचार करो कि कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो इसमें सब बैठा लेकिन कोई बातें नहीं माना। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमारे सब आदमी रहेगा, कांग्रेस कह रही थी कि ना हमारा आदमी रहेगा। तो इसके वजह से नहीं माना और वो खींचातानी के चक्कर में बेबेल कहा कि बंद करो सब कहानी, ठीक है। बीटो का अधिकार जो मुस्लिम लीग के शामिल शिमला सम्मेलन में मिला था वह था कि यदि मुसलमानों को कोई प्रस्ताव पर आपत्ति है, हाँ मुसलमान चाहता है आपत्ति है, तो 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ये शिमला सम्मेलन तो पूछ देता है कि बीटो का अधिकार मुस्लिम लीग को कहाँ मिला था, तो ये मिला था शिमला सम्मेलन में, समझे। शिमला सम्मेलन में मिला था बीटो का अधिकार, समझ गए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी और मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने पर अधिकार है। इसके लिए उन्हें 3 सदस्य आयोग का गठन किया। इसी आयोग का कैबिनेट मिशन कहा जाने लगा। देखिए इसमें जो है ना कहा कि स्वतंत्र होने का अधिकार है, इसके लिए 3 सदस्य के आयोग का गठन किया। पहला था पैथिक लॉरेंस,
दूसरा ऑक्सफोर्ड क्रीम्स और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। पूछ देता है इनमें से कौन जो है ये कैबिनेट का भाग नहीं है, तो तीनों व्यक्ति का नाम गांठ बन लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपके। इसके 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग में भारत की तत्कालीन संविधान सभा का गठन तथा अंतरिम सरकार की स्थापना करने की सिफारिश किया। कहा कि तत्कालीन जो भारतीय के हैं उसको गठन करेंगे हम लोग, समझे। अब देखिए कैबिनेट योजना तो स्टार्ट हो जाती है। कैबिनेट योजना प्रमुख सुझाव निम्नलिखित में से ऐसा थे। देखिए ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाएगा। भारत संघ को विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करने और कर लगाने की अधिकार होगी भारत के लिए। ठीक है, ये कह रहा है ब्रिटिश। कहा कि क्या क्या होगा इसमें, जो होगा तो क्या क्या होगा। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब मुस्लिम राष्ट्र के लिए पाकिस्तान की मांग की अस्वीकार कर दिया। कहा मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सब फालतू की बात है। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या जो थी 389 रखी गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग आते थे और देशी रियासत से 93 लोग आते थे। 4 जो थे चीफ ऑफ कमिश्नर क्षेत्र से शामिल थे। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितने जो थे ब्रिटिश प्रांत थे, तो 292, कितना था देशी रियासत से था 93, कितना था चीफ सदस्य था, चीफ कन्वीनर 4 को, सब मिला के कितना बन गया 389। इसमें सामान्य के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और 4 सीट सिखों के लिए दिया गया। इनमें से कुल 15 महिला भी शामिल थी। देखिए कहा कि इसमें बांटेंगे ना, उसमें चुनाव हुआ था, तो कहा कि 213 जो है सबको सामान्य वर्ग के लोग लड़ेंगे। मुस्लिम जो है 79 पर मुस्लिम के अलावा कोई नहीं आएगा। वोट सब देगा। देखिए विवाद हो जाता है कि क्या मुस्लिम लोग को कि सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे, नहीं, वोट सब देगा, कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा होगा। ठीक है, 4 सीट पर सिख थे और कुल 15 महिला थी। ये 15 महिला के ही भागीदारी के कारण आज भारतीय महिलाओं को ये संविधान या फिर अधिकार जो मिल रहा है, ये 15 महिला जो थी उसी पे वजह से ज़्यादा और मिला है। अनुसूचित जाति 26 लोग शामिल थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। हैदराबाद एक ऐसा रियासत थी जिसे प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मेलन में नहीं लिया था। हैदराबाद कहा था कि हम नहीं चाहेंगे, हम अलगे रहेंगे। अंग्रेज कहा भी था कि अंग्रेज रह सकता अलगे। 16 अगस्त 1946 में लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। अब देखो कहा कि क्या कहा दिया था कि बंटवारा न होगा, और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बहुत ही काला दिन था भारत के लिए। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, माने इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट डे हो गया। स्वागत की लीग की सीधी कार्रवाई का उद्देश्य था सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाना बनकर एक सिद्ध हुआ। ये हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को भारत के इतिहास में काला दिन कहा है। हम खुदे कहें काला दिन, मौलाना आज़ाद तक कहवे करेंगे, वो तो नेता थे, देश के शिक्षा मंत्री प्रथम थे। तो उन्होंने कहा काला दिन है ये। कैसे भाई, तो लड़ गया दोनों आपस में। माउंटबेटन योजना 1947 में भारत प्रशासन संभालना ब्रिटिश सरकार के लिए महंगा हो जा रहा था। दंगों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के लिए वायसराय बनाकर भेज दिया। कहा कि अरे बाप, इस तो लड़ रहा है, अब तो हम महंगा हो रहा है, बातें भी शुरुआत कर दी है, इन लोग लड़ा झगड़ा करने लगा, पंचायती कर रहा था नहीं। तो कहा कि जितना जल्दी हो सके बांट, जैसे तैसे करके भाग वहाँ से। आइए लगे 22 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता का प्रयास किया। कहा कि समझाते हैं दोनों भाई के, आओ इधर बैठो। तो जी बैठा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल कहे ठीक है, अब कहिए रहा है कि बटेगा तो बांट दीजिए। लेकिन गांधी जी कहा नहीं, बंटवारा का कड़ा विरोध करें। गांधी जी कहा नहीं बटेगा, और खरा कहेस की होगा। और कहा कि अगर बंटवारा, कांग्रेस के बंटवारा होगी तो उसे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, गांधी जी कहे थे। बेचारा देखिए कहें, और उधर नाथुराम गोडसे देख ले था, अगला दिन कहा कि ले तो गुजारिए देते हैं। चलो वो अलग बात है, पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, कहा। ये गांधी जी बोल दिए थे ऐसे। अब भारत विभाजन की योजना की स्वीकृति के लिए माउंटबेटन ब्रिटेन गए थे।
वहाँ से लौट कर 3 जून माने फटाक दन गए ब्रिटेन और कहें कि सर बताइए क्या कहें, वहाँ तो फ़ोन तो था नहीं पहले, तो पूछें तो कहा कि ठीक है जाओ बांटो जी जाओ। तो इसने कहा था कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होगा, उसके बाद कहा कि जाओ बांटो। हमको तो ये बात कहवे नहीं किया था कि बांटना है। फिर पूछा जाके क्लाइमेट रिलेटिव से क्या कहते हैं सर, बांटल कह रहा था, कहा कि जाओ बांट दो। तो कहा कि ठीक है। 1948 जून 1948 ईस्वी को स्वतंत्र कर दिया गया, कहा जाओ दोनों अलग अलग रहो जी। इसी के देखिए भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे और भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा बात बोल दिया था उस समय, समझे। इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। देखो माउंटबेटन योजना समझ में आया को जी है। माउंटबेटन एगो आदमी था, ठीक है, वो आया, वायसराय था ना, तो वो आया यहाँ कहा कि पंचायती करेंगे, दोनों के बीच बंटवारा जो है उसको टालने का प्रयास करेंगे। टाला नहीं, और नहीं टला तो कहा कि ठीक है जब बांट देंगे। फिर से जाके पूछ के आया तो कहा बांट देंगे। तो यही माउंटबेटन योजना था। और माउंटबेटन योजना ज़्यादा प्रेशर लेकर समझेंगे वैसे समझेगा। विभाजन के लिए माउंटबेटन ने जिन्ना को सर्वाधिक जिम्मेदार ठहराया है। अब विभाजन के लिए देखिए के सबसे ज़्यादा जिम्मेवार था, तो जिन्ना। जिन्ना इतना टेढ़ आदमी था कि इसने कहा कि भव्य करेगा बंटवारा, नहीं कहा होगा कोई बात पे कहा बंटवारा हो। तो विभाजन को मंजूरी करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता। और अबुल कलाम आज़ाद कहा कि देखो विभाजन जो किया है तो कांग्रेस ने की एक राजनीतिक असफलता हुआ, राजनीतिक में सफल होवे न किया, कौन चीज फायदा हुआ ये, इतना दिन से हम लोग जो राजनीतिक किए क्या फायदा हुआ जब बटिए गया। तो विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सीमांत गांधी, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान खाना कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व ने उसे आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया। कह दिया उन्होंने कहे कांग्रेस के नेतृत्व ने उसको इससे आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया। कहा कि आंदोलन के फिर लास्ट में होकर भेड़िया के आगे फेंक दिया। अब भेड़िया किसको कहा है, मुस्लिम लीग के। ये बतिया जानता था, लेकिन यह मुस्लिम है लेकिन समझदार मुस्लिम, समझो बात को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी, जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद ने पेश किया था। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बने। इस अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर तथा नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए भारत में जो प्रधानमंत्री बना था वो तो अपना भारतीय थे, लेकिन जो गवर्नर बना वो माउंटबेटन था, जो था यही रह गया। अब पाकिस्तान में अली जिन्ना जो थे उनको गवर्नर बना दिया गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया लियाकत अली को, ठीक है। और जब तक कि संविधान का निर्णय ना हो जाए तब तक 1935 ईस्वी में के अधिनियम के द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे, समझे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे, ठीक है। दोनों देशों की सीमा निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ के अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान को 2 विभाजन की रेखा के नाम खींच दिया गया। सी गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी गोपालाचारी जो है भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। देखिए भारतीय भी रहे थे, भारतीय यहाँ पर लिखना, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या पूछता है। भारतीय स्वतंत्रता सभा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, अब देखिए संविधान की गठन होना स्टार्ट हो गया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में संपन्न हुआ। इसी बैठक में कुल 207 सदस्य ने भाग लिया, जैसे 9 महिला थी। मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें बैठक हुआ था तो कहा कि हम लोग तो अलग हो गए 1946 में, कहा अलग हो गए हम भाग नहीं करेंगे, तो नहीं लिया था। अब सभा में वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का सभापति अध्यक्ष बनाया गया। यह पद्धति फ्रांस से लिया गया था। देखिए पूछता है कि कहाँ से लिया गया, क्या अध्यक्ष बनाना जो था कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। सब किताब मैंने दिया हुआ है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा BN राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुआ। देखिए अब कोई भी सभा रखे हैं तो इसका उद्देश्य तो होगा ना, उद्देश्य तो एक प्रस्ताव पारित कीजिएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे कौन, तो इनको पारित कर दिया था, कहा था कि पारित करेंगे जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसको एक स्टार्ट करते हैं और देखिए इसके बाद क्या होता है ये विस्तार से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही बंद करेंगे।
हुआ। इसमें 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। इसमें कहा गया कि समस्त शक्तियां स्रोत भारतीय जनता होगी। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 224 नियत की गई, 324 की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतीय के लिए और 79 जो था देसी रियासत राज्य से आएंगे। और संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से किया गया था। ठीक है, बंटवारे के बाद उनको बम्बई से किया गया, कहा कि अब तो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चल गया सर। हाँ, पाकिस्तान जब बटा था ना तो 2 भाग बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों देने से पाकिस्तान है, बीच में भारत था। वो तो 1972 ईस्वी में भला हो इंदिरा गांधी की मारपीट के को बांग्लादेश बना दिया, ना तो हम लोग को बहुत परेशान करता, इधरों से पीटता उधरों से पीटता। संविधान सभा ने अंबेडकर का पहली निर्वाचन बंगाल से हुआ, दूसरी बार फिर हुआ मुंबई से। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी या अधिवेशन हुआ था और 60 देश के संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उधार का बोरा। ठीक है, 1900 ये पूछा हुआ CDPO में क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान को उधार के बोरा कहा जाता है। सही बात है। 1914 ईस्वी तक संविधान में प्रारूप की बहस चल रही थी। 114 दिन, सॉरी गलती होगी, 114 दिन तक संविधान में प्रारूप पर बहस चल रही थी कि कैसे इसको प्रारूप करेंगे, रूप कैसे देंगे। इतना बड़ा संविधान पढ़ लिए हैं तो ढाढ़ा कॉपी ले आया है तो नोट्स बनाओगे ना, तो इसके लिए इसके प्रारूप पर कुल 3 बार वचन हुआ है, 3 बार बात किया गया। अब 114 दिन चला था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। और वर्तमान में देखिए क्या हो गया है। वर्तमान में देखिए अब 22 भाग तो 22 से है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 444 से पार चल गया है। अनुसूची जो है 12 को है, ऐसा नहीं है। अनुसूची 8 से लेकर 12 बन गया अब। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन, इस आंकड़ा को नहीं देखना, ये आंकड़ा जो है ना इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको, ये गलती है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको मत देखिए, इसको मत देखिए। ठीक है, इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। और संविधान सभा ने 1951 से 52 में हुए आम चुनाव के बाद पहली बार सबसे पहले सनई सदन का निर्माण किया और भारत के अंतरिम सदस्य के रूप में काम किया। ठीक है, 1951 से 52 में ये आम चुनाव हुआ था। सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? 51-52 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए महिला सदस्य कौन थी, महिला का नाम पूछता है, याद रखिएगा। महिला सदस्य में देखिए सरोजनी नायडू, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, एनी मैस्कनिन, कमला चौधरी, रेणुका राय। इतना तो हो गई। फिर देखिए लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, यछयानी वेलायुद्दीन, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, याद रखिएगा, एजाज रसूल, आमू स्वामीनाथन, विजया लक्ष्मी पंडित, ये विदेश मंत्री थी, समझे, ये राजदूत हुई थी इसीलिए। राजकुमारी अमृता कौर प्रथम ये केंद्रीय मंत्री बनी थी, और सुचेता कृपलानी। ये इतनी प्रकार की 15 महिलाएं बहादुर बेटियां जो थी भारत के संविधान लिखने में और शामिल होने में भी भागीदारी रखी थी, समझे। सबसे ज़्यादा फेमस पूछता है कि विजया लक्ष्मी पंडित को पूछ देता है, राजकुमारी अमृता कौर को पूछता है, सुचेता कृपलानी को। अब बेगम एजाज रसूल को भी पूछेगा क्योंकि ये मुस्लिम थी प्रथम। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।